जिसकी वॉशिंग मशीन खुद गंदी हो वो सारे दाग साफ होने की बात कैसे कर देगा सर? नहीं कर सकता ना। अरे नागरिक के लिए तो बोलिए, मैं ये कह रही हूँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों पर ये आरोप लगे कि नहीं कि आपने उनका अपमान किया, आपके ऊपर आरोप लगे या नहीं लगे, मैं ये कह रही हूँ सर, आरोप लगे ना आपके ऊपर। ठीक है धनंजय जी आपको जरा रोकूंगी, दीपक जी रोकूंगी आपको। सुशील व्यास जी के पास जाना होगा, शिवसेना के नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। फिर धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, धनंजय जी उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, रंजीत मिश्रा जी, और दीपक जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील व्यास जी। सुशील व्यास जी ये बताइए कि ऐसा कौन सा जीपीएस सिस्टम फिट कर दिया गया है तमाम जांच एजेंसीज पर कि अब विपक्ष की स्थिति ऐसी नजर आती है कि हमको बार बार ये कहना है कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हर बात पे ऐसा लगता है कि जैसे एक अलग तरीके का विक्टिम कार्ड लेकर ये चल रहे हैं, कह देते हैं कि आप लोग 180 से ज्यादा जीत नहीं पाएंगे। पूर्णिमा जी, मैं बहस को सुन रहा था और अपना आज का विषय है मुख्य रूप से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जो राहुल जी ने बयान दिया जी। मैं राहुल जी जो बोल गए वो ठीक है, वो बड़े नेता है, लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ एक नवीन चावला जी करके एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में, 2006 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर इतिहास सब जानते हैं। 2006 में 200 सांसदों ने उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर राष्ट्रपति के पास एक ज्ञापन दिया था। क्या कांग्रेस ने कोई कदम उस पर आज तक उठाया है? 2009 में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया कि उनको उनकी कांग्रेस के प्रति झुकाव को लेकर के उनको हटाया जाए अपने पद। शाह कमीशन जो बना था इंदिरा गांधी जी के एट्रोसिटीज के तहत, उस समय शाह कमीशन ने लिखा मिस्टर चावला जैसा अधिकारी किसी भी पब्लिक पद पर रहने के लायक नहीं है। क्या उसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं दिया? तो किस बात पे राहुल जी कहते हैं कि निष्पक्षता नहीं है? पहले अपना इतिहास देखिए। और अगर आप वर्तमान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर कहते हैं कि आईपीएल की तरफ मैच फिक्स है तो ये तो बताएंगे कि कौन बिका और खरीदा किसने? एग्जैक्टली, कौन बिका खरीदा किसने? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आरोप लगाने के पहले बताइए गुनाह क्या है। आप लेवल प्लेइंग की बात करते हैं। राहुल जी एक हल्के रूप से कहे गए कि ये मैच फिक्सिंग है, तो मैच फिक्सिंग का कुछ गवाह तो देंगे, कुछ बताएंगे, आधार तो बताएंगे। आप आरोप लगाने का एक ठोस आधार तो बताएंगे। किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग है? क्या खाली कह देना मुंबई में आए शक्ति से लड़ेंगे, देश की संस्कृति के खिलाफ बोल गए, दिल्ली में रामलीला में खड़े हुए कह दिए हम ये निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। तो आखिर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो उसका कोई आधार बताएंगे? कोई एक घटना बताइए कि जिसके आधार पे वर्तमान तीनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ ये कहा जा सके कि वो निष्पक्ष नहीं है। वो नहीं बताने पाए। बस एक आपने जैसे कहा विक्टिम कार्ड खेलना है, एक आरोप लगाना। अगर वो ईवीएम की बात करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं क्या नहीं, और चुनाव आयोग इसको लेकर पूरे स्पष्टीकरण दे चुका है। इससे पहले भी सर जब लेटर लिखा गया चुनाव आयोग को ईवीएम को लेकर, तो ईवीएम ने कह दिया कि स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, सारे सवालों के जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं। इस बार जब इलेक्शन कमीशन पीसी करता है तो सीईसी को शायराना अंदाज में ये कहना पड़ता है कि जरा अपने गिरेबा में झांको हम पर सवाल उठाने से पहले, लेकिन उसके बावजूद फिर घूम फिर के सुई आ जाती है इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर। क्या कह दिया जाता है वीवीपैट पर बात करनी है, तो ये कोई नया तो है नहीं। नहीं तो वीवीपैट पे किसने रोका है उनको? वीवीपैट है आपके सामने, आप करवा लीजिए गिनती। जब ईवीएम की गिनती होती है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वीवीपैट से गिनती करें। किसने रोका है? प्रावधान है ना कानून के अंदर। आप झूठे ही कुछ भी बोल देंगे। वीवीपैट कब फेल हुआ ये बताएं। वीवीपैट का प्रावधान है काउंटिंग के अंदर। ठीक है, समीर चौगावकर जी आपको लाते हुए मुझे जरा ये समझाइए कि इस पूरे कहानी में क्या ये स्टोरी और इसका दी एंड एस्टैब्लिश होता है कि कांग्रेस को अभी से हार का डर सताने लगा है, और उसके पीछे का आधार है जब मैं ये कह रही हूं, मेरा आधार ये है कि हर कोई दोषी है, चाहे सारी जांच एजेंसीज हो, खुद चुनाव आयोग जो इतने बड़े लेवल पे चुनाव को कंडक्ट करवाने जा रहा हो, ईवीएम, जब आप कर्नाटक की बात करते हैं तब ईवीएम फेल नहीं होती, लेकिन बाकी राज्यों में जहां पर आप हार जाते हैं वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है। कब तक वही राग वही ढपली विपक्ष बजाता रहेगा? देखिए पूर्णिमा जी, जब सैनिक युद्ध में जाते हैं और अगर सेनापति बहुत कमजोर हो, सैनिक हताश हो,
तो सैनिक हार का कारण पहले ही ढूंढ लेते हैं। वो कह देते हैं कि हमारी तलवार में धार नहीं थी, हमारी बंदूकें पुरानी थी, इसलिए हम चुनाव युद्ध हारने वाले हैं। यही स्थिति विपक्ष की मुझे नजर आ रही है 2024 के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा था लोकसभा चुनाव के अंदर, जब संसद का आखिरी सत्र था, कि यह चुनाव एक उज्जवल भविष्य और एक हताश विपक्ष के बीच में होने जा रहा है। विपक्ष पहले ही हताश हो चुका है। मुझे लग रहा है इतने गठबंधन के दल इकट्ठे होने के बाद भी विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, वो 2 लगातार चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों से जो प्रधानमंत्री जीते हैं, और तीसरी बार जो 370 अपनी पार्टी के लिए और 400 गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं कि 4 जून को आएंगे, उसको कैसा रोका जाए। राहुल गांधी 180 सीट की तो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें आएगी। राहुल गांधी ये नहीं बताते कि 2 लोकसभा चुनाव से उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं मिल रही है। वो अपना आंकड़ा 50 के ऊपर कैसे लेके जाएंगे। उनकी एक और इस बार तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है कांग्रेस। बड़ी बात होगी समीर सर, इस बार तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है, क्योंकि अलायंस में है, बड़े भाई का रोल कहीं है नहीं। जबकि अगर आप ऑपोजिशन की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बावजूद अपना से है नहीं कोई कांग्रेस के पास। और आप ये देखिए पूर्णिमा जी, 2 राज्यों से कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आई थी। केरल से 20 में से 15 सीटें 2019 में जीती थी, और पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने 2019 में जीती थी। आज दोनों राज्य कांग्रेस के सबसे कमजोर है। पंजाब में ज्यादातर नेता छोड़कर पार्टी चले गए हैं। केरल में कांग्रेस की बुरी स्थिति है। 52 में से 23 सीटें जिन 2 राज्यों में जीती, वहां कांग्रेस आधी सीटें जीतने की स्थिति भी नहीं है। और जो ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं ला सकती, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस 40 सीटों पर आए। मुझे लग रहा है कांग्रेस को अपनी तैयारी देखना चाहिए। आज की तारीख में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी में सीट बांट तक डिक्लेयर करने की स्थिति के अंदर नहीं है। बाकी राज्यों के तो आप बात छोड़ दीजिए जहां कांग्रेस उपस्थित नहीं है। जो उनके गढ़ हुआ करते थे वहां उनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को अपनी पार्टी, अपना संगठन, अपने नेता और अपने चुनाव तैयारी को देखना चाहिए। चुनाव में हार जीत होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव नहीं हारी है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक चुनाव हारती रही। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी ईवीएम पे आरोप लगाया या कहा कि चुनाव आयोग फिक्स कर रहा है? 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी भारतीय जनता पार्टी हार को स्वीकार करती थी। रीत तो ये रही है, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग या फिर ईवीएम पर पहले सवाल नहीं उठे हैं। एक तरीके की रीत रही है। मतलब अगर आप जीत रहे हैं चुनाव लगातार तो फिर सब ठीक है, लेकिन आप हार रहे हैं तो फिर हर चीज में गड़बड़ी है। और ये पार्टियां बदल जाती है, जगह बदल जाती है, लेकिन स्टेटमेंट्स तकरीबन मिलते जुलते नजर आते हैं सर। ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। रंजीत जी आपके पास आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात समीर जी ने कही। और वाकई में क्या आपको नहीं लगता कि इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को रियल होमवर्क करना चाहिए? दरअसल मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब जीत जाते हैं तो सब राहुल गांधी की जमकर पीठ थपथपाते हैं, वाह क्या छक्का मारा है। लेकिन जहां पर आप हुए क्लीन बोल्ड, वहां पर आप कह देते लो मैच तो फिक्स था, हार गए हम। पूर्णिमा जी, पहले तो समीर जी चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी बात से ही मैं शुरू करता हूं। समीर जी जैसे पत्रकारों का बस चले ना तो चुनाव के पहले ही मोदी जी का शपथ ग्रहण करवा दें। वास्तविकता ऐसी है नहीं धरातल पर जैसा वो बता रहे हैं। रही बात, दूसरी बात इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी विरोध नहीं हुआ। समीर जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने, जुएल नरसिम्हा जी ने, कई लोगों ने तो किताबें लिख दी और बार बार उन्होंने मांग की थी ईवीएम को हटाने की, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे चूंकि आपके सुविधावादी बातों में वो नहीं आएगा। अब रही बात कांग्रेस की, एक बात समझ लीजिए कि अभी मैं अपने भाजपा के मित्र को सुन रहा था, वो भ्रष्टाचारी विपक्षी दल को कहते हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। कैसे है? इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा 8,200 करोड़ रुपए जिस तरह से इन्होंने चंदा लिया, और वो चंदा नहीं है, वो चंदा के बदले धंधा दे रहे हैं। ये आज किसी कंपनी पर रेड करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में पछताएंगे इसको लेकर। पूर्णिमा जी, थोड़ी बात विपक्ष को भी रखने का मौका दें। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत के आए थे 14 में। वो तो 20 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे। कहां गया रोजगार? 30 लाख पद आज के समय में केंद्र सरकार के पास खाली है। वो तो यह भी कह के आए थे कि किसानों की आय दुगुना करेंगे। आज उनके पास जवाब नहीं है, चूंकि कुछ भी उन्होंने नहीं किया। मणिपुर महीनों तक जलता रहा। प्रधानमंत्री को जगह जगह फोटो शूट करवाने के लिए वक्त मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं मिलता है। तो युवा मांग रहे हैं रोजगार, महिलाएं कह रही है
महिलाएं जो हमारी चैंपियन बेटियां थी वो तो यहाँ लगातार धरने पे बैठे रही, प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने सुध नहीं लिया, उनको अपने जीते हुए मेडल उनके आवास के आगे फेंक कर आने पड़े। मुझे बस एक सवाल का जवाब एक शब्द में दीजिएगा पास नहीं है। एक सवाल का जवाब मुझे एक शब्द में दीजिएगा रंजीत जी, चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष नजर आता है या नहीं आता है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आप 3 मेंबर्ड कमेटी बनाए तो उसमें नेता प्रतिपक्ष भी हो, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी हो और उसमें प्रधानमंत्री भी हो। क्यों नहीं सरकार ने माना? ठीक है, न्याय के बारे में पूर्णिमा जी कहा जाता है न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। चुनाव आयोग को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उनको निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। इसलिए सवाल तो खड़े होते या हैं। दिख नहीं रहा है, मैंने ये पूछा है या नहीं है। देखिए, मैंने ये कहा कि इस तरह की एजेंसी चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और कांग्रेस को 1993-94 से लेके अभी तक लगातार उनको 3,500 करोड़ का इनकम टैक्स का रिकवरी बताया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये तो अलग हो गया ना, ये चुनाव आयोग ने थोड़ी नोटिस भेज दिया सर आपको, चुनाव आयोग ने थोड़ी नोटिस भेजा है आपको। देखिए, मैंने ये चुनाव कहा, आयोग ने भेजा है धनंजय जी। पूर्णिमा जी एक आखिरी बात ये तय नहीं है क्या कि चुनाव आयोग ने भेजा है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है? रंजीत जी आ रही हूँ, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा सर, इसके बाद जवाब जल्दी से 10 सेकंड में, 10 सेकंड में रंजीत जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के तरफ से बार बार चुनाव आयोग से आग्रह किया गया कि वीवीपैट की संपूर्ण गिनती हो और उसके लिए उनसे समय मांगा गया। ये पब्लिक डोमेन में है कि चुनाव आयोग ने विपक्षी नेताओं को समय नहीं दिया उस वीवीपैट के मुद्दे पर। तो ये कहां की निष्पक्षता है? अरे लेकिन ईवीएम तो संवैधानिक ढांचे के अनुरूप है ना, ये चुनाव आयोग ने भी कह दिया है ना सर, ये भी कह दिया है नॉन टेम्परिंग, नॉन हैकिंग, माइक्रो कंट्रोलर, इसका सारा का सारा वेरिफिकेशन है, उस हिसाब से इसकी क्षमता है। ये एक बार थोड़े ही कई बार बताया जा चुका है ना। लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूं कि इलेक्शन आने से पहले बार बार ईवीएम, ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाई करे तो वो गलत, सीबीआई कार्रवाई करे तो वो गलत, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके खाते फ्रीज कर दिए सर तो वो भी गलत। सब तो गलत नहीं हो सकते ना सर। टैक्स में अगर आपने पे नहीं किया, सुनिए सर एक सेकंड क्लियर करती चलूं, टैक्स अगर आपने पे नहीं किया या फिर मान के चलिए कि डिले कर दिया तो उसका ब्याज लगा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हेरा फेरी की बात करते हुए आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए। अगर घोटाले हुए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है सर, आरोप लग रहे हैं तो ईडी उस पर कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई अपनी जांच कर रहा है अलग। ये तो अलग जांच की स्थिति है ना, इसको लेकर बार बार विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करती हुई कांग्रेस नजर आती है? इसीलिए तो मैंने कहा कि सर रियल होमवर्क कीजिए। धनंजय जी, सर एक बात आपने कही वहां स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ। आपने कहा कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया। यहाँ आपके पैनल में बहुत प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं। हाँ। आप पूछ लीजिए, सभी राजनीतिक दलों को आयकर से छूट प्राप्त है। हाँ। वहाँ एक अलग जवाब देता हूँ मैं इसका। वहाँ एक अलग ठीक है समीर जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर धनंजय जी आ रही हूँ आपके पास। उसके बाद समीर जी मुझे इसका जवाब दीजिएगा, फिर धनंजय जी आ रही हूँ। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों को आयकर से मुक्त है, ये बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल पे आयकर आयकर नहीं लगता है। हाँ। लेकिन अगर जो पैसा राजनीतिक दलों को मिलता है उसका अगर उसने ब्यौरा नहीं दिया कि वह पैसा उसे कहां से मिला है, किस तरीके से मिला है, वह किसी आमदनी का हिस्सा नहीं है। अगर राजनीतिक दल नहीं बताता है तो उसको मिलने वाली छूट खत्म हो जाती है। और कांग्रेस उसको जो पैसा मिला है उसके हिसाब किताब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं किया, इसी कारण कांग्रेस की वह छूट खत्म कर दे और उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। ठीक है सर, ठीक है। मुझे लगता है रंजीत जी आपको बात समझ आ गई होगी, हालांकि इस पर अब कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो बाद में करिएगा। लेकिन उससे पहले धनंजय जी आपके पास आते हुए 12 दिन में दूसरी शिकायत आप लोग कर रहे हैं, कितनी सच्चाई इन चीजों में है? क्या लगता है चुनाव आयोग इस मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा, या सिर्फ आपके लिए भी ये सियासत का विषय रह गया है? नहीं पूर्णिमा जी, देखिए कांग्रेस कांग्रेस अब फ्यूज हो गई है और आने वाले समय में डिफ्यूज हो जाएगी। आप कांग्रेस के कल्चर देखिए, कांग्रेस में कल्चर था न खाता ना बही, जो काका कहे वो सही। बिना खाता बही के चलाने वाली कांग्रेस खुद को और इस देश की पूरी विरासत को, पूरे सियासत को अपनी विरासत समझने वाली और देश को अपनी जागीर समझने वाली कांग्रेस के साथ ये समस्या होनी ही थी और होना लाजिम भी है। और जो लोग कांग्रेस का भी सरबराह है, आदरणीय सोनिया गांधी, परम आदरणीय राहुल गांधी, ये दोनों माननीय न्यायालय से बेल पर चल रहे हैं। बेल पर क्यों चल रहे हैं? 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को 50 लाख में अपने नाम करने के लिए, और उस केस से भी भाजपा का लेना देना नहीं है। वो केस उन लोगों ने किया जो उस प्रेस के मेंबर थे।
फाउंडर मेंबर थे, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले प्रेस के जो मेंबर थे, उन लोगों ने केस किया और उस केस में दोनों लोग बेल पर चल रहे हैं। तो जब इस देश को आप अपनी जागीर समझेंगे तो आपके साथ समस्या होगी। दूसरी बात, 2004 में पहली बार ईवीएम से पूरे देश में इलेक्शन हुए, सरकार आपकी बनी। 9 में हुए, सरकार आपकी बनी। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, सरकार आपकी बनी। आप हिमाचल में चुनाव हुए, सरकार आपकी बनी। तो जहां आपकी सरकार बन जा रही वहां बिल्कुल ठीक है, और जहां सरकार नहीं बनी, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, वहां तुरंत आप करने लगते हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, नाचना तो मैं ठीक से जानता हूं। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली बेही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आप जिस राम की लीला देखिए कि जिस राम को आपने काल्पनिक कहने का एफिडेविट किया, उसी रामलीला मैदान में आप अपने करप्शन की दुहाई देने के लिए खड़ा हो गए। जिस रामलीला मैदान, जिस राम को आपने, आपके इंडिया अलायंस होते ही भगवान राम का सवाल उठाया जा रहा था, वही रामलीला मैदान में आप खड़ा होकर के कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन ये नहीं, वो ऐसे नहीं वैसे। तो कांग्रेस के कल्चर से जो इस तरह की खोई विरासत की बेचैनी को पाने की जो भाजपा की जिद है, जुनून है, जो जज्बात है, और कांग्रेस की सियासत में इस देश को विखंडन की जो राजनीति रही है, कांग्रेस अगर सत्ता में होगी तो देश बटेगा और विपक्ष में होगी तो समाज बांटने का प्रयास करेगी। और जिस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने डेट देकर के बुलाया कि आइए भी हमको बताइए इसमें कहां क्या हो सकती है टेम्परिंग, उस समय ठीक है, ठीक है। इसका जवाब रंजीत जी से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले दीपक रंजन आपके पास आते हैं। कहीं तो कोई फुल स्टॉप लगेगा स्टेटमेंट्स पर। उत्तर प्रदेश को लेकर बयान दे दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो युवाओं का भविष्य है वो नशे में नाच रहा है, झूम रहा है, मतलब इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी। शक्ति के खिलाफ बयान दे दिया जाता है। बयान ये दे दिया जाता है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। कहीं तो कोई फुल स्टॉप होगा इन बयानों पर, इन अनर्गल बातों पर। हाँ, देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई धनंजय भाई को मैं कहना चाहता हूं, अभी किसी अर्थी का नाम ले रहे थे, कुछ अर्थी की बात कर रहे थे। इनको शायद अभी होश ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की महान जनता ने इनके लिए अर्थी तैयार कर ली है और इसी अर्थी पे इन लोगों को विदा करेगी। ये दूसरे के अर्थी की बात कर रहे हैं, ये 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका भूत हिंदुस्तान की जनता उतारने जा रही है। इस शब्द को मैं संकेत के तौर पर रखती हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, राइट? संकेत के तौर पर मैं इसको रखती हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि इनको हार मिलेगी। दीपक जी, इनको भी दोनों को, दोनों को मैं कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इनको हार मिलेगी। पूर्णिमा जी देखिए, इंटरप्ट आप अगर एक विपक्षी दल को कर रही तो सत्ता पक्ष के हर बात पे इतना उखड़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। नहीं, इतना उखड़ने की जरूरत नहीं है सर। सुनिए मेरी बात, मैंने एक बहुत नॉर्मल बात बोली क्योंकि आपने कहा इनकी अर्थी उठेगी। सुनिए मेरी बात दीपक जी, मेरी बात सुनिए, उनको भी कह रही हूँ, दोनों को, इसको संकेतात्मक बताऊं ना मैं। आपने क्यों नहीं टोका? उस टाइम आपने क्यों नहीं टोका? दीपक जी, ये कोई बात थोड़ी ना, ये कोई बात नहीं पूर्णिमा। दीपक जी, इतना हर बात पे नो, इतना हर बात पे उखड़ने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपसे कहा कि इसको संकेतात्मक रखूं ना, ये कह के आप आगे बढ़ जाइए, अपनी बात पूरी करिए। अब आपको उसी के इर्द गिर्द घूमना है तो घूमते रहिए। उसी के किसके इर्द गिर्द? किसके इर्द गिर्द? ये हमको अर्थी पे भेजें और मैं इनको माला पहनाऊं। मैंने दोनों बातों पर बोला, दोनों की तरफ से बोला कि इसको संकेतात्मक रखते हैं। दीपक जी, अब अपनी बात पूरी करिए। उसी टाइम आपने टोक दिया होता ना कि अर्थी और ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़िए दीपक जी, ये सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। ये अपने देखिए, ये अपने 10 साल के कार्यकाल को बताते कि 10 साल में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की दिशा में इन्होंने क्या किया, इनको उसमें बताना चाहिए। भ्रष्टाचार की गारंटी लेते हैं, क्या भ्रष्टाचार की गारंटी लेते हैं? भ्रष्टाचार 56 इंच का सीना बताते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, जिसके लिए जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं। आप बताइए ना कौन बिका? बिके अजीत पवार, बिके नारायण राणे, बिके शुभेंदु अधिकारी और खरीदा भारतीय जनता पार्टी ने। एकदम आप भेजते ना जेल, आप भेजते ना उनको जेल, आप भेजते ना इनको जेल, आप भेजते ना इनको जेल। सौदा आप करते हो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, रुपए से, पैसे से खरीदते आप हो। अरे आपकी बात की कोई गारंटी नहीं, धनंजय आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं सत्ता नहीं छोड़ना, आपको कैमरा कर रहा हूं, क्यों नहीं
I'll file a suit against you. बदतमीजी की भी सीमा होती है, एकदम बदतमीजी। I'll give a proper legal notice to you. I'll give you proper legal notice to you कि आप साबित करें कि किसने खरीदा है और किसने बेचा है। ये खरीद बेच के संस्कार आपके होंगे। आप इनको बार के पीछे क्यों नहीं भेज रहे हो? ये सपा के संस्कारहीन बातें आप ना करें। इनको जेल संस्कारहीन बातों करने के लिए चैनल नहीं है। आप नेशनल चैनल पर बैठ करके खरीद बेच रही, आप खरीद बेचने का काम करते होंगे। आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, क्यों नहीं इस राष्ट्र की संपत्ति। लेकिन धनंजय जी ये इन्होंने पहली बार तो बोला नहीं है ना। अगर ये कह रहे हैं कि मैच फिक्स है तो खरीद फरोख्त की तो बात करते हैं ना सर। मतलब मैं तो मैच फिक्सिंग का मतलब यही समझती हूँ कि किसी को खरीदा गया, किसी को बेचा गया। अब इनके हिसाब से महाराष्ट्र के सारे नेता बिक चुके हैं। क्यों सुशील व्यास जी, मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, महाराष्ट्र में सबको उस वॉशिंग मशीन में मोदी नामक वॉशिंग पाउडर के साथ धो दिया गया। सब पाक साफ होकर बिककर निकल गए। ये कह रहे हैं दीपक रंजन जी। पूर्णिमा जी, मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि क्या अजीत पवार साफ हो गए, धुल गए? जिस देश के सबसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आरोप लगाया तो मैंने आरोप लगा रहा हूं। ठीक है, 4 दिन बाद उनको बुला करके आप डिप्टी सीएम बना देते हो, किसी को राज्यसभा बना देते हो, आपके पास किसी को राज्यसभा पास। हाँ जी 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 रणदीप जी, आपने बड़ा गंभीर बात कही जो एक साधारण जुमला जैसा हो गया है, वॉशिंग मशीन वगैरह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन नेताओं के नाम आप अभी कहे गए बड़े तेजी से, उनमें से कौन सा नेता ऐसा है जिस पे कोई केस हाल में चल रहा हो, जिसको कोई जमानत पे, जैसे भाजपा के मेरे मित्र ने कहा कि वो जमानत पे चल रहे हैं, या कल वो ईडी के उसमें जेल में जाने वाले थे, या मतलब ये जुमला है ये। सर पे पीएम ने आरोप, मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आरोप क्यों लगाया? मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक तरीका होता है बहस में, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला सर, मैं आपको मैं नहीं रहा हूँ। ठीक है दीपक जी, आप सवाल पूछ चुके हैं। दीपक जी आप सवाल पूछ चुके हैं, सुनील जी को जवाब देने दीजिए। सुनील जी को जवाब देने मेरी बात, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगा। लगा रहे तो उसके साथ आधार देना पड़ेगा आपको। सुशील जी जवाब नेशनल टीवी पे बैठ के कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते। तो प्रधानमंत्री जी ने कैसे लगा दिया था आरोप? प्रधानमंत्री जी ने क्या आरोप लगा दिया? जुमलेबाजी तो होगी ना सर। प्रधानमंत्री जी ने क्या आरोप लगाया? जुमलेबाजी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप चुनाव के मद्देनजर जुमलेबाजी से ये सरकार आई थी और अपने गारंटी से ही जाएगी, झूठी गारंटी से जाएगी। ये सरकार जुमलेबाजी से आई थी। देखिए सर, अरे सर मेरी क्यों नहीं इच्छा होगी सर, लेकिन जो चीज हमारे बिल्कुल आप अगेंस्ट बोलेंगे। मैंने दीपक जी प्लीज सर, दीपक जी सर आप गलत, फिर आप उखड़ जाएंगे, फिर आप नाराज होने लगेंगे। आजकल विपक्ष ने अपनी फितरत बना लिया है, विपक्ष को टोको तो वो नाराज होने लगते हैं। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है दीपक जी आरोप नहीं लगाया सर, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया। दीपक जी प्लीज, ठीक है आपकी बात पहुंच गई वहां पर, आप उनका जवाब तो सुनिए ना। बोलिएगा सुशील जी, जवाब दीजिए। दीपक जी प्लीज रुकिएगा सर, अब बहुत देर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज रुकिए। दीपक जी, सुशील जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर रंजीत जी आपके पास। पूर्णिमा जी के बुलावे पे आया, पूर्णिमा जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो उत्तरदायी हूं। उन्होंने मुझसे पूछा क्या ये महाराष्ट्र के 2-4 नेताओं का नाम उन्होंने लिया, मैं दोहराना नहीं चाहता, क्या वो वॉशिंग मशीन वगैरह, ठीक है ये जुमला चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिन नेताओं का नाम चर्चा में आप लेते हो भ्रष्टाचार से संबंध होकर, क्या उन नेता पर किसी ठोस आधार पर कोई कार्रवाई चल रही है? क्या वो नेता कभी भी ईडी सीडी के यहाँ गए हैं? क्या ये कुछ भी कह देना एक आसान है? आप कुछ भी किसी से कह दोगे वॉशिंग मशीन में डाला। मैं पूछ, आपके पास जो कांग्रेस के पास जो नेता आ रहे हैं या समाजवादी में नेता ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनका इतिहास बहुत साफ सुथरा रहा है? ये आप छाती ठोक के बोल सकते हैं? नहीं, सवाल ये है कि आज चुनाव का मौसम है, जिसको जहां सुविधाजनक लगेगा, जिसको लगेगा मेरे लिए ये सुविधाजनक पार्टी है, वो आदमी वहां जा रहा है और वो अपना भविष्य देखता है। देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि भाई क्यों आप आरोप लगा रहे हो? और मैंने फिर महाराष्ट्र नहीं सर, आप जब आप सपा के लिए कह रहे हो तो मेरा जवाब देना लाजमी बनता है सर, मेरा जवाब देना बनता है। मैं तो पूर्णिमा जी के प्रश्न का उत्तर देने के उत्तरदायी हूं। आपने क्या कहा मैंने सुना। मैं भी सर पूर्णिमा जी से ही पूछ रहा हूं कि मैंने सिर्फ महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, मैंने उसमें नाम लिया आपके आसाम का लिया, मैंने आपके बंगाल का नाम लिया। बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाया था, फाइलें गायब हो जा रही, चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर। आप कह रहे हैं सर एकदम नहीं है, तो उनको क्लीन चिट दे दीजिए फिर। तो मैं तो यही कह रहा हूं,
नहीं तो क्लीन चिट देने वाले आप और हम कौन होते हैं? वो तो संवैधानिक व्यवस्था है। क्यों नहीं होते? मुझे आप बताइए, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में बाबा साहब लेकिन संविधान बनाया हुआ सुशील जी है, रुकिए, उस संविधान के सुशील तहत जी प्रावधान है। रुकिएगा। अगर आपको अब लगता देखिए है सबसे बड़ी बात ABC क्या है धनंजय जी, अब फिर आ जाता है कि आप लोग लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। विपक्ष के आरोप कुछ इसी लाइन और लेंथ पर इस वक्त चलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग मनमानी करते हैं, विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, हेमंत सोरेन की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, फिर उसके बाद ये सुनीता केजरीवाल को अलायंस की रैली से राजनीति में लॉन्च भी कर देते हैं और वो बताती हैं कि जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल ने कौन कौन सी गारंटी दी है। पूर्णिमा जी, मैं एक एक करके बिंदुवार जवाब दे देता हूं और जिस तरह से धैर्य से सुना अगले से भी अपेक्षा रखता हूं। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा की बात हो रही, हेमंत बिश्व शर्मा को सीबीआई ने 2013 में एक्यूज्ड से निकाल करके उनको विटनेस में डाला और 2014 के फरवरी में उन्होंने सीबीआई ने उनकी फाइल बंद कर दी, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव भी उस समय शुरू नहीं हुए थे। 2014 में फाइल सीबीआई ने बंद की, 2013 के जनवरी में उनको सीबीआई ने एक्यूज्ड से निकाल करके उसमें डाला, विटनेस में डाला। ये दोनों समय में कांग्रेस की सरकार थी, उन पर जब केस हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने किसी को केस में दो चीजें होती, एक इंक्वायरी होती चलती है और दूसरे समय कोर्ट का ट्रायल चलता है। हम लोगों ने ना इंक्वायरी में किसी के लिए कुछ कहा है, न ट्रायल में किसी के लिए कुछ कहा, और जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उनके न्यायालय संज्ञान लेगा। दूसरी बात, अगर एनसीपी या किसी राजनीतिक दल पे कोई आरोप लगा तो दल के दो फाड़ हो गए। अब उसमें से किस सेगमेंट ने क्या किया ये तो जांच में आएगा और कोर्ट से न्यायालय से आएगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो विकास की बात कर रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। 14,65,432 करोड़ का बजट था 2013 का और 2023 का बजट है 46,32,832 करोड़, यानी लगभग 3 गुना। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी जो 5वें नंबर पर है। इस देश में 70 लाख बैंक के खाते थे, जो 70 करोड़ बैंक के खाते थे जो 224 करोड़ हो चुके हैं। इस देश में जो 11 करोड़ टॉयलेट बने, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं और 7 शहरों में मेट्रो थी जो आज 32 शहरों के लगभग प्रपोज हो गई है। रेलवे का जो प्लेटफॉर्म स्ट्रिप है और जो ये चीजें हैं उसके आप गुणवत्ता आप देख लीजिए कितनी बदली है और एयरपोर्ट 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। तो इस तरह से जो लगातार देश का विकास हो रहा, उन्नयन हो रहा, हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी चल गए हैं और सूरज से भी आंखें मिला रहे हैं आज के डेट में। तो जिस विकास की जो गति और प्रगति हो रही है उसमें आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि करें नहीं, लेकिन उसी के अगेंस्ट तो ये ब्लैक पेपर लॉन्च करते हैं ना, श्वेत पत्र जारी करते हैं, फिर उसके बाद ये बताते हैं कि आपके व्हाइट पेपर में सब कुछ कही हुई बातें सिर्फ और सिर्फ उन पेपर्स पर नजर आती हैं, असलियत में कुछ है नहीं। ये कांग्रेस कहती है, ये विपक्ष कहता है और आपकी उन उपलब्धियों को नकार देता है। रंजीत मिश्रा जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। जी धनंजय पूर्णिमा जी, लेकिन देश की जनता ने नकार दिया हो। ठीक है, आज विपक्ष की स्थिति ये है कि वो डबल डिजिट में जो पार्टियां नहीं आएंगी। आज तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का संघर्ष है कि ज्यादा सीटें किसको आएंगी। आज जो स्थिति बनी हुई है, जो शब्दों की मर्यादा गिरी है, विपक्ष के आपस में जूता बजाते। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। रंजीत जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन रंजीत जी जरा ये बताइए, जहां पर अंपायर्स को चुना जाता है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है और कप्तानों को धमकी दी जाती है, जरा बताइए अंपायर कौन है, खिलाड़ी कौन है और कप्तान कौन है? क्योंकि हरदीप सिंह पुरी पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग इस टिप्पणी को लेकर और सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि राहुल गांधी पर एक्शन लीजिए। पूर्णिमा जी, भाजपा का तो पूरा आपने प्रवचन कराया, उम्मीद है कि 1-1.5 मिनट का समय आप जरूर देंगे इनके प्रश्न। सर, शिकायतों से बाहर निकलिए रंजीत जी। ओपन स्टेटमेंट आप ही का था, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का था, तीसरा नंबर बीजेपी का आया। सर, मतलब क्रिप करने की भी हद होती है सर, ऐसे मत करा करिए। अगर आप इजाजत दें तो कुछ मैं भी बोल लूं। बोलिए। जी, देखिए धनंजय जी ने बड़ी स्मार्टली अभी कहा अजीत पवार जी को लेके कि कुछ दूसरे दल में भी होंगे। अरे भाई साहब, दो ही स्थिति होगी ना कि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र जाके कहा कि एक व्यक्ति है जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, नाम है अजीत पवार, और वो किस पार्टी में है? एनसीपी में, नेचुरली करप्ट पार्टी में। और 2 दिन बाद आप उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं और वित्त मंत्रालय की चाबी दे देते हैं। तो 2 ही स्थिति होगी, चाहे तो वह व्यक्ति चोर होगा तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, नहीं होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यही बात तो समाजवादी पार्टी के नेता आपसे कह रहे हैं।
कि दो ही परिस्थिति होगी। दूसरी बात आपको बताता हूं कि ये कोई एक उदाहरण नहीं है। शुभेंदु अधिकारी हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, छगन भुजबल हो, हिमंत बिश्व शर्मा हो, आपने तो कह दिया वो बंद हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप एक बात समझ लें कि ये जितने भी लोग आए, आखिर ऐसा आपने कौन सा वो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है और कौन सा पाउडर रखा है जिस पे छिड़कते ही वो शुद्ध हो जाते हैं? जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपको देना पड़ेगा। आपने अपनी पूरी बात कर ली। अब मैं आपसे फिर कह रही हूं कि जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए सर। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि उसमें चुनाव आयोग की बात है और मैंने पूछा कि अंपायर कौन है, इसमें खिलाड़ी कौन है और कप्तान को किसको धमकी दी जा रही है? कप्तान को धमकी दी जाती है, कहा है ना, मैं पूछ रही हूँ कौन है कप्तान, धमकी किसको दी गई है? देखिए पूर्णिमा जी, एक बात समझ लीजिए, दबाव की राजनीति तो चल रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती। अरे सर, मेरा सीधा सवाल है रंजीत जी, बहुत सीधा सवाल है मेरा। मैं जानना चाहती हूँ कि ये 3 लोग कौन है जो खेल रहे हैं? ये आपको भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है सर, मुझे नहीं पता है। आरोप राहुल गांधी ने लगाया, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बताइए कौन है तीनों? देखिए ऐसा है कि जब किसी एक राजनीतिक दल के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, जब एक राजनीतिक दल को सर कर दिए गए आपके अकाउंट फ्रीज, मैं मान गई सर, मैं मान गई आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आपके पास पैम्पलेट छपवाने के पैसे नहीं है, मैं ये भी मान गई, आप एक इधर से उधर ट्रैवल नहीं करा पा रहे, सर मैं सब समझ गई। उसको लेकर आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुना है मैंने सब कुछ। मैं ये पूछ रही हूं कि अंपायर किसको चुन लिया गया, खिलाड़ी कौन जिसको खरीद लिया गया, और साथ ही कप्तान कौन है जिसको धमकी दी जा रही है? मेरा सीधा सवाल है सर, और सीधा जवाब एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैडम ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं है कि कोई टिक कर देगा, वो सबको पता है। कहने से पहले तो सोचा होगा ना सर राहुल गांधी ने, कि बिना सोचे कह डाला, कुछ तो सोचा होगा। देखिए बिल्कुल सोच समझ के किया। एक बात समझ लीजिए पूर्णिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को क्यों उठा रही है? क्योंकि उनके पैरों तले आरोप आपने लगाया, राहुल गांधी ने बोला बीजेपी मुद्दे उठा। रंजीत जी सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। आप लेवल प्लेइंग, एक सेकंड धनंजय जी, एक सेकंड, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लेकिन कम से कम जो खेल खेल रहे हैं उसके नियम तो दूसरे को आपको ना बताने पड़े। कम से कम खेल के नियम तो सर समझ के आइए ना। मैं कह रही हूं कि मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, स्टेटमेंट राहुल गांधी का है, टारगेट चुनाव आयोग को कर रहे हैं, ईडी सीबीआई आईटी को आप आड़े हाथों ले रहे हैं, आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, ये क्लियर है ना, इसमें कोई दुविधा की स्थिति तो है नहीं। तो कम से कम ये तो मुझे बताइए कि ऑब्जेक्टिव टाइप ना होके, लेकिन कुछ तो सोचा होगा राहुल गांधी ने इन 3 बातों का जिक्र करने से पहले। देखिए एक बात समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, वीवीपैट के मुद्दे पर चुनाव आयोग से बार बार इंडिया गठबंधन के लोगों ने समय मांगा, फिर घूम रहे सर आप। अगर नहीं मिला तो क्या ये निष्पक्ष है? ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो उसमें सवाल तो खड़े होंगे ना कि क्यों नहीं समय दिया। और मैं इस पर सवाल ना करूं, मैं इस पर सवाल ना करूं जो राहुल गांधी ने कहा। नहीं, आप तो केवल विपक्ष से सवाल कीजिए। अरे सर, शुभकामना देता हूं कि आप यहाँ पर भी आप विक्टिम प्लेइंग करने लगे रंजीत जी। कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो छोड़ दीजिए जहां पर विक्टिम प्लेइंग ना करें। नहीं, आप तो कभी सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछ लीजिए, मैं तो शुभकामना देता हूं। अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए सर, अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए कि सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछे जाते। आप लोग अपने में इतना मंत्रमुग्ध हो रखे हैं ना कि आपको कुछ और नजर ही नहीं आता है। दिक्कत ये है, आपको लगता है आगे दुनिया खत्म है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो विपक्ष को ऐसा पेंट करके निकलिए सर, गलतफहमी से बाहर निकलिए। रंजीत जी ससम्मान कह रही हूँ, गलतफहमी से बाहर निकलिए, आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा सर। चुनाव में मजा आएगा, चुनावी कवरेज करने में पत्रकार को तब मजा आता है जब विपक्ष हताश ना हो, मजबूत विपक्ष हो, खुलकर लड़े, मैदान में खेले, तब असली मजा आता है। मैं कह रही हूँ आप ही के लिए अच्छा होगा। सुशील व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशील जी भी चौथा स्तंभ है, उसको भी निष्पक्ष और तटस्थ दिखना चाहिए। ठीक है सर, हम सब जो है एकदम छोड़िए सर, रहने दीजिए, बोलिएगा सुशील जी। पूर्णिमा जी, रंजीत जी अभी कुछ बोल रहे थे तो 2 नाम उन्होंने लिए, अशोक चौहान और अजीत पवार। अशोक चौहान जी 2 महीने पहले तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, 2 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, और फरवरी के इस 2024 में भी कांग्रेस के बिहाफ पर जाकर के दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाने की मीटिंगों में हिस्सा ले रहे थे प्रमुख नेता के रूप में। तब इनको याद नहीं आया कि अशोक चौहान जी का इतिहास क्या है? नंबर 1।
अजीत पवार जी के बारे में उन्होंने बहुत हल्के रूप से हताशा निराशा में कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में आके कहा, पहली बात प्रधानमंत्री जी ने जब वो भाषण दिया 27 जून को, तब उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक दल विशेष का नाम लिया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कृपा करके नेशनल टीवी पे जब आप आए तो थोड़ा सा होमवर्क करके आए, भोपाल में नाम थोड़ा लिया सा था। होमवर्क करके आए। भोपाल आप आर्काइव पे चेक कर लेना, भोपाल में नाम लिया था। आप भोपाल का जो है उन्होंने उनकी दल का पुरानी नाम सभा लिया, चुनाव मैं कह रहा हूं, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, उन्होंने दल का नाम लिया, चक्की Yes, पीसी दल का नाम और लिया आप लोग- उन्होंने। आप शिवसेना के लोग ऐसे लोगों कि आपने आरोप जितना लगाया था innocence में आप बात करते हैं ना, अजीत उतने पवार जी innocence के में मत ऊपर रहिए। आपने, जब वो वित्त मंत्री थे तो आपने ये आरोप लगाया था कि दीपक हमारे लोगों को, जी, हमारे मैं क्षेत्र आपसे में लोगों विनती को करता हूं, वो नहीं शिवसेना का देते। नाम लेने के और पहले आप- बहुत सोच समझ के होमवर्क करके आइएगा। मैं हर चीज का जवाब दे अरे दूंगा शिवसेना से चलिए, संबंधित। आपने- अजीत पवार जी का आपने- हमारे वो सहयोगी दल है, आपने लेकिन अजीत- शिवसेना में आपने- नहीं। ठीक है, शिवसेना सुशील जी, के ठीक बारे है। में कुछ बोलेंगे तो मैं आपको ऐसा दीपक जवाब जी, दूंगा कि आप आपके निराशा अजीत में। पवार ठीक जी है ने दीपक आरोप जी, लगाया था ठीक है, कि ठीक जब है। ये वित्त मंत्री था समीर अजीत पवार जी ने, सर, तो समीर आपको सर, बोलने समझ की के क्लोजिंग शिवसेना का कमेंट नाम आपसे लीजिए। लेते हुए आप मुझे सोच लगता के है बोलिए, मैं गलत समय है चीजें समाप्ति आप की बता तरफ रहे हो। बढ़ रही हूँ। हाँ। इसलिए समीर सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार विपक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड में अपनी स्थिति को मजबूत करने की, दिखाने की जिम्मेदारी तो विपक्ष की खुद की है ना। अगर अभी तक की होमवर्क की मैं बात करूं तो विपक्ष कहां पर खड़ा हुआ नजर आता है अपार्ट फ्रॉम विक्टिम प्लेइंग, और या फिर इन एजेंसीज और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेने के अलावा कहां पर खड़ा अपनी तैयारियों में नजर आता है? देखिए पूर्णिमा जी, अब 23 जून को पटना में जब पहली इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई थी, जो नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, यूपीए के हिस्सा थे, तब उन्होंने जो ऑर्गेनाइज की थी, उस समय ये लग रहा था कि विपक्ष मजबूत होकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में आएगा। लेकिन उसके बाद से आप देखिए, इनकी पटना की बैठक हुई, इनकी बेंगलुरु की बैठक हुई, इनकी मुंबई में बैठक हुई, उसके बाद नीतीश चले जाते हैं, ममता साथ में नहीं आती है, जयंत चौधरी इनके चले जाते हैं, इसमें से शरद पवार के अजीत पवार अलग ग्रुप बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि लगातार पार्टियां इनको साथ छोड़ती चली गई और अब इनको ये लग रहा है कि अब किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती नहीं दे सकते। तो इन्हें लगता है कि अब उन संस्थाओं पर हमला किया जाए जिन संस्थाओं के दम पर देश के अंदर लगातार निष्पक्ष चुनाव होते रहे। मुझे लग रहा है ये पहले से ही पार्टी ने तय कर लिया है। जहां तक करप्शन की बात है, तो सारे राजनीतिक दलों सब में करप्ट लोग रहते हैं और सारे भ्रष्ट लोग एक दूसरे पार्टी में जाते रहते हैं। तो ना अजित पवार को क्लीन चिट देने की जरूरत है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार को खत्म करता है तो कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यही अंतर है ना, कि कोई भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उसके ऊपर कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं, जनता को भरोसा दिलाते हैं और उसके ऊपर अमल करते हुए दिखते हैं। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से आपसे क्लोजिंग कमेंट और फिर रंजीत जी आपसे लूंगी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं लगातार कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस नैरेटिव में है। कांग्रेस पार्टी को शुरू से ही लगा कि देश को अपनी जागीर समझने वाले आज संविधान को, आइन को नहीं मानते। दूसरी बात जो कह रहे हैं, मजहूर सुल्तानपुरी ने सिर्फ पंडित नेहरू को हिटलर का चेला कहा था तो 1 साल जेल खोल के आए थे। आज जिसको मन कर रहा है मन से खड़ा होकर के हिटलर कह दे रहा है, जिसको मन कर रहा है तानाशाही कह दे रहा है। इतना लोकतंत्र को एंजॉय जो कांग्रेस कर रही है या विपक्षी दल कर रहे हैं, इतना कभी किसी ने कभी इतिहास में नहीं किया होगा। दूसरी बार 56 बार टुकड़ों में टूटी कांग्रेस, 56 बार टूटी है। उसका मुकाबला जब 56 इंच के सीने से हो रहा है तो कांग्रेस को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है, कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी, और देश तरह से देश के एक अरे गाय के लिए तो कोई ना पूछे। अरे जर्सी गाय प्रधानमंत्री जी से तब नहीं पूछा था कि कहाँ गया लोकतंत्र। दीदी ओ दीदी, अरे बंद होने वाला खाता बंद होने वाला है, खाता बंद होने वाला। 2014 से पहले की जो स्थिति थी ना, उससे भी बदतर स्थिति हो गई। देश के प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स करा दिए, झूठ। देश के प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स चालू करा दिए। अरे झूठे लोग, अरे जुमलेबाजी लोग। आप बता रहे हो विकास की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, झूठा है आपका विकास, झूठ बोल रहे हो आप लोग। ठीक है रंजीत जी, प्रधानमंत्री दरभंगा गेम चालू हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने का काम करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इसी तरह के प्रवक्ता गुमराह कर रहे हैं, कहते हैं दरभंगा गेम चालू हो गया। दरभंगा में भी जमीन अधिकृत नहीं हुई है, अभी जमीन अधिकृत नहीं हुई है। रंजीत जी, आपका क्लोजिंग कमेंट सर, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। अरे झूठे लोग
कुछ तो सच बोलो, दरभंगा गेम चालू करा हाँ जी दिया, सर। वही विकास है इनका। देखिए वही विकास है इनका। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर 2014 से शासन में है, यू हैव टेकन माय नेम, आपने मुझे धनंजय जी को चुप कराएं। नहीं रंजीत जी, गलत बात ये ठीक है धनंजय जी, रंजीत जी को फटाफट से सुन लेते हैं सर, समय खत्म हो गया मेरे पास। हाँ रंजीत पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 में जो वादे ये लोग करके सत्ता में आए थे, उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब जनता सवाल पूछेगी, अब इनको जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता है कि उन्हीं जनता जवाब देगी। ठीक है सर, जब जनता को ही तय करना है, होने चाहिए, जब जनता को ही तय करना है रंजीत जी, तो फिर डर काहेगा, फिर डर काहेगा, फिर ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो, करप्शन हो, कुछ हो, फिर डर काहेगा। मतलब मैच फिक्स नहीं है ना, मतलब मैच फिक्स नहीं है ना रंजीत जी, मतलब मैच फिक्स नहीं है। इसका मतलब जब जनता को ही तय करना है तो मैच फिक्स नहीं है ना, और अगर जनता तय नहीं करने वाली है तो मैच फिक्स है। कम से कम इतना मैं समझ पाई हूं सर। तो मैच फिक्स तो ये खुद बताते हैं, जब एक संख्या बताते हैं कितनी सीट। ठीक है सर, चलिए कोई नहीं, उसके लिए तो चुनाव तारीखें हैं और इसके साथ नतीजों का दिन भी तय है, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय खत्म है। 4 जून दीपक जी 4 जून, बिल्कुल 4 जून सर मुख्य तारीख रहेगी।